हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपने मेरे साथ पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसी के क्वेश्चन आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, सिंथेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको कि हम सिंथेसाइज करते हैं उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेसाइज वर्ड से सिंथेटिक वर्ड आया है। तो क्योंकि जैसे कॉटन के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बस हम उसे प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं। लेकिन कुछ कपड़े जो होते हैं जैसे कि रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये कपड़े प्योरली लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू। इन कपड़ों के फाइबर्स जो है वो प्योरली लैब में बनाए जाते हैं थ्रू वेरियस केमिकल्स, ठीक है। और ये केमिकल्स ज़्यादातर कार्बन बेस्ड मटेरियल होते हैं, इसलिए हम इनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। कार्बन की चेन से मिल करके ये कंपाउंड्स बने रहते हैं, ठीक है। जैसे कैप्रोलैक्टम है, ठीक है, एडिपिक एसिड है, इन्हीं कुछ मटेरियल से, इन्हीं तरह के कुछ कंपाउंड से को जोड़ करके जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। सो इसी वजह से इनका नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। There are some fibers that are prepared by man using chemicals and these are called synthetic fibers. They are made up of small units that join together to form long chains. Example क्या है synthetic fibers के, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं synthetic fibers के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आपको इस जो स्टेटमेंट नीचे देखिए, इसमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको आपको टिक करना है। तो क्या है स्टेटमेंट, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो रेयॉन है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये दूसरे सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी केमिकल्स लैब में सिंथेसाइज्ड ही होते हैं। लेकिन रेयॉन में जो बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो है वुड पल्प यूज करते हैं, जो कि हमारा जो है नेचुरल सब्सटेंस है। तो इसीलिए रेयॉन को कई बार हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, और जो कि सिल्क के जैसा दिखता है, सिल्क के जैसा इफेक्ट देता है। तो रेयॉन दूसरे सिंथेटिक फाइबर से क्यों डिफरेंट है, बिकॉज इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। ये ऑप्शन है नहीं, ये है लेकिन ये करेक्ट नहीं है। अपीयरेंस तो है लेकिन ये रीजन नहीं है दूसरे सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होने का। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुल पल्प, ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है। और तीसरा ऑप्शन है, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वुबल लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, वो इसलिए है बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये जो रीज़न है ये ज़्यादा जो है सही रीज़न है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो जो नेचुरल फाइबर्स में होती है, सिंथेटिक फाइबर्स में भी वही रहती है, बस थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। लेकिन नेचुरल फाइबर नेचुरल चीज़ों से बनता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है रेयॉन। रेयॉन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है हमारा वुड पल्प, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं क्योंकि ये जो जिन रॉ मटेरियल, जिन केमिकल से मिलके बना है वो जनरली कार्बन बेस्ड मटेरियल्स रहते हैं, इसलिए हम उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तीसरा जो है वो है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। जैसे कि बाकी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वैसे ये प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है, और वो भी एक पॉलीमर है, पॉलीमर से मिलके बना है। एक जैसी यूनिट्स को बहुत सारे बार कंबाइन करके जो है वो तो उससे प्लास्टिक बनता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स जो है हमारे पास होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी, आप देख सकते हैं
कि प्लास्टिक क्या होता है एग्जैक्टली, प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं और प्लास्टिक को प्लास्टिक वर्ड क्यों दिया गया है। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब होता है लचीला, प्लास्टिसिटी एक वर्ड होता है प्लास्टिसिटी, यानी कि किसी भी तरीके से उसके अंदर लचीलापन होने को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो उसी वर्ड से ये वर्ड डिराइव हो गया है प्लास्टिक। प्लास्टिक वो सारे सब्सटेंस होंगे जिनमें कि प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो। तो प्लास्टिक कोई एक वर्ड नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे तरह के प्लास्टिक्स हो सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर से इसको देखिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक ऐसा उदाहरण देना है जिससे हमें पता चल जाए कि नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा माना जाता है कि नायलॉन फाइबर का जब टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किया गया तो उसका स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा अच्छा निकला, ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे हमने टेस्ट किया कि वही धागे में जो रस्सी एक नायलॉन की बांध लीजिए, एक स्टील की बांध लीजिए, उनमें नीचे वेट डालिए, तो जो जितना ज़्यादा वेट को सह सकेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वैसे ही नायलॉन का जब टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किया गया तो वो स्टील से बेटर था, और इसी वजह से नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, यूज फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप यूज़ होता है, क्योंकि उसको बहुत उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि उसी को पकड़ के क्लाइंबर्स जो है ऊपर चढ़ते हैं और पैराशूट से लटकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत है। यूजेस शो दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस तरह के यूजेस से हमें भी पता चलता है कि उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि लैब में ऐसे टेस्ट किया गया। और वैसे भी आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था कि आप एक नायलॉन की रस्सी ले लीजिए और एक स्टील की ले लीजिए, तो जब आप दोनों पे वेट बढ़ाते जाइए तो जो जिस वेट पे टूट जाएगा, इक्वल लेंथ की रस्सियाँ जो अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि नायलॉन जो है ज़्यादा वेट कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। तो हमें पता चल जाएगा कि नायलॉन का ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग। प्लास्टिक कंटेनर जो है वो स्टोरेज पर्पस के लिए क्यों यूज़ होते हैं। जैसे कि हम मेटल के भी कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, हम स्टील के भी, या कॉपर के, या फिर हम कांच के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल हर एक चीज़ की जो पैकिंग है वो फाइबरस प्लास्टिक के कंटेनर्स की ही होती है। ऐसा क्यों फेवर्ड है? तो उसके 3-4 कारण हैं जिसको कि हम एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर लाइट वेट। पहले तो उनका वजन बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़ पैकिंग होती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है कि वो दुकानों तक पहुंचे, हर एक शहर तक पहुंचे। फैक्ट्रियों में बनने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है ऑल ओवर द कंट्री। तो अगर जब हम उसको लोडिंग करेंगे तो वो बहुत भारी हो जाएंगे, तो कम अमाउंट में हम सामान एक शिफ्ट में पहुंचा पाएंगे। तो ऐसा मटेरियल प्लास्टिक क्योंकि लाइट वेट है, तो ट्रक में जब लोडिंग होती है तो वजन कम हो जाता है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को भेज सकते हैं अगर लाइट वेट की पैकिंग रखेंगे तो। और लोअर प्राइस, प्लास्टिक का जो पैकिंग होता है उसका प्राइस भी लोअर होता है, इससे जो सामान बनता है उसका कॉस्ट घट जाता है। तीसरा कारण है गुड स्ट्रेंथ, मतलब जल्दी टूटते फूटते नहीं है। जैसे कांच है, अगर कांच में पैकिंग करेंगे तो कांच के टूटने का डर रहता है, लेकिन लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर्स के टूटने का डर नहीं रहता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, लोअर प्राइस जैसे। और 4th पॉइंट है इजी हैंडलिंग, मतलब इनके टूटने फूटने का डर नहीं रहता, तो इनको बहुत ही इजी हैंडल किया जा सकता है। मशीनों से भी आप इसको लोडिंग कर सकते हैं, अनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन आप पहले जान लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो कि अपना शेप जो है एक बार चेंज करने के बाद उनको हम फिर से दूसरे शेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, एक बार उन्होंने कोई शेप ले ली तो वही शेप वो रिटेन करेंगे, उनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और अब हम देखते हैं 1 by 1 दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट ईजिली, इट ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उतनी प्लास्टिसिटी नहीं रहती है, ठीक है। और वही
थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली। जैसे आप कुकर का हैंडल देखते हैं, कुकर का हैंडल या कोई भी तवे का हैंडल, वो थर्मोसेटिंग या स्विच बोर्ड वगैरह देखते हैं तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने रहते हैं, वो बेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं आप कोई टॉयज देखते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ प्लास्टिक की पॉलीथीन देखते हैं या प्लास्टिक के डिब्बे देखते हैं तो उनको हम ऐसे ऐसे बेंड भी कर सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक के बने रहते हैं। थर्मोप्लास्टिक cannot be softened by heating, thus it cannot be shaped once by heating or molded। तो एक बार जो शेप ले लेते हैं वही शेप लिए रहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेट से आप समझ जाइए, ठीक है। और वही थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इनका शेप हम कई बार बदल सकते हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड इजिली एंड दस इट कैन बी रीशेप्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब हमको एक्सप्लेन करना है कि ये सब चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनती हैं। थर्मोप्लास्टिक से भी तो बन सकती थी, जैसे कि सॉस पैन हैंडल्स, जो सॉस पैन है, जैसे कोई कढ़ाई है, तवा है, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं, कुकर का हैंडल है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनते हैं, क्या रीज़न है। तो सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। क्योंकि सॉस पैन जब हम गर्म करते हैं तो हैंडल भी तो साथ में कुछ ना कुछ हीट रिसीव करता होगा, लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जैसे ही उसको थोड़ी गर्मी मिलेगी वो पिघलने लगेगा। जैसे कभी आपने पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन को हीट के कांटेक्ट में लाई, पॉलीथीन पिघल जाएगी, लेकिन क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे कि कुकर के हैंडल और तवे के हैंडल, तो ये प्लास्टिक हीट के कॉन्टैक्ट में रहने पर भी पिघलती नहीं है, सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है, और हीट रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। इस वजह से सॉस पैन्स में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है। ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक तो ये सॉफ्टन नहीं होते, पिघलते नहीं है, दूसरा कि ये बैड कंडक्टर्स, जैसे कि बेकेलाइट के हैंडल्स होते हैं, जो कुकर में हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। वो मतलब गर्म नहीं होते, इससे हमारा हाथ जलने से बच जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने रहते हैं। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड यूज होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने रहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जो कि बेकेलाइट यहाँ पे यूज़ होता है स्विच बोर्ड्स को बनाने में, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि बेकेलाइट से बने रहते हैं, ठीक है, ये हैंडल, स्विच बोर्ड्स, और ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो गर्म नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का या हाथ जलने का डर नहीं। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि ये यहाँ पे कुछ आपको कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक। आपको इनको कैटेगरी में रखना है, ठीक है। कौन सी चीजें हैं जिनको कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने रहते हैं, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीजों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन की इंस्ट्रूमेंट, कुकर के हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये सब क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने रहते हैं, इसलिए हम ये रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी नई टेक्निक आ गई, इनको भी हम रिसाइकिल कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोर अगर देखा जाए कि मोर रिसाइकलेबल, बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू रिसाइकिल ये नहीं हो सकते हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक की चीज़ें बनी रहती हैं, जैसे कि प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक चेयर्स, कैरी बैग, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, ये सब चीज़ें हम बहुत आराम से नॉर्मल रिसाइकलिंग के प्रोसेस से रिसाइकिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर,
Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana, give your reason. तो राना जो है शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों में पहनने के पर्पस, समर्स में पहनने के पर्पस से, तो उसको सिंथेटिक के शर्ट खरीदनी चाहिए या कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या करना चाहिए, उसको कॉटन की शर्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। रामा शुड बाय शर्ट्स मेड ऑफ cotton because this is because cotton is a good absorber of water as compared to synthetic fiber। जो cotton है वो ज़्यादा पानी सोखते हैं, तो वाटर क्योंकि गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होती है तो कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे से पसीना सोखेंगे और गर्मी का उतना एहसास नहीं होने देंगे। वहीं जो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े होते हैं, शर्ट्स होती हैं, वो पसीना नहीं सोखेंगी तो बहुत ही अनईजी फील होगा, ठीक है। इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज it to the environment, thus it helps in evaporating the liquid sweat thereby cooling our body। तो हमारे शरीर को इस तरीके से ये ठंडा रखते हैं कॉटन के कपड़े। सिंथेटिक के कपड़े वहीं पे बहुत गर्मी कॉज करते हैं क्योंकि वो पसीना नहीं सोखते हैं और बॉडी में जो है जितनी भी हवा है या पानी है उसको इवेपोरेट नहीं करने होने देते हैं। इसी वजह से क्या है कि हमें और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वहीं कॉटन के कपड़े हमको ज़्यादा ठंडी देते हैं क्योंकि वो स्वेट को ऑब्जॉर्व करते हैं और हमारी बॉडी को कूल करने में मदद देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे कि प्रूफ हो कि प्लास्टिक्स जो आजकल बन रहे हैं वो भी नॉन कोरोसिव है, मतलब कि वो भी केमिकली इनर्ट है, केमिकली उतने एक्टिव नहीं है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या प्रूफ है, प्लास्टिक्स आर नॉट करोडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। आजकल आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे केमिकल जैसे हार्पिक है, बहुत सारे एसिड्स की बॉटल भी आजकल प्लास्टिक कंटेनर्स में आ रही है। तो प्लास्टिक्स भी इस तरीके से आजकल बनने लग गए हैं कि वो रिएक्टिव नहीं हो, ठीक है। वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, केमिकल से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विद मोस्ट मटेरियल्स। तो वो मटेरियल से जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। जैसे कि आप फिनाइल देख रहे हैं, हार्पिक देख रहे हैं, लाइजॉल देख रहे हैं, ये सारे केमिकल्स क्लीनिंग पर्पज से यूज होते हैं। जनरली इनका पीएच जो होता है लो होता है, तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो भी ये करोड नहीं होते हैं उन केमिकल्स के द्वारा क्योंकि उनमें वो बहुत दिनों तक स्टोर रहते हैं, ठीक है, जब तक कि वो बिक न जाए। लेकिन फिर भी वो सेव है, यानी कि प्लास्टिक जो है उसका नेचर आजकल जो है वो नॉन कोरोसिव हो गया है। वो इस तरह के नए नए तरीके के प्लास्टिक्स बनने लग गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Should the handles and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer। तो जो हमारा टूथब्रश होता है उसका हैंडल आपने देखा होगा वो थोड़ा मोटा होता है, तगड़ा होता है, ठीक है। और ब्रिसल्स कैसी होती है, वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, ताकि हम उनको दांतों पे रगड़ें तो हमारे मसूड़े ना छिलें, ठीक है। तो इसी वजह से हैंडल और ब्रिसल्स एक ही मटेरियल का बनाएंगे तो दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ब्रिसल वाले मटेरियल का हैंडल भी बनाते तो हैंडल ऐसे ऐसे हिलेगा ब्रश करते वक्त, ठीक है। और अगर हम ब्रिसल्स को हैंडल वाले मटेरियल से बना दे तो दांत पे रगड़ेंगे तो फिर दांत भी हमारे ब्लड आने लगेगा, मसूड़े छिल जाएंगे। तो इसका आंसर है नो। द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश शुड बी different materials, made of different materials. The handles of a toothbrush should be hard and strong, while the bristles should be soft and flexible. Okay. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। Avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. ऐसा जब प्लास्टिक पे इतने सारे गुण हैं, प्लास्टिक नॉन करोसिव है, प्लास्टिक इजी है, प्लास्टिक हैंडलिंग में इजी है, प्लास्टिक सस्ता है, प्लास्टिक लाइट वेट है, इतने सारे गुण है, फिर भी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है कि अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल? बिकॉज जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी फंगस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिग्रेड करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। और एक बार हम अगर प्लास्टिक को कूड़े में फेंक दें तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो वैसा जैस का तस पड़ा रहता है। और अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई प्लास्टिक किसी तरीके से फेंकेगा तो अर्थ के ऊपर तो प्लास्टिक का कचरा
बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे जीवन पे ही संकट आने लगेगा। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जैसे समंदर में इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स मिलते हैं, जिससे कि व्हेल मछलियाँ भी मर रही हैं और समुद्री जीव जंतुओं को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सिर्फ यही एक रीज़न है, इसी की वजह से कहा जाता है कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक्स ऐड टू द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होगा तो अननेसेसरी कूड़ा इकट्ठा होगा, फिर उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, ठीक है। दे कैन नॉट बी बर्न एज व्हेन बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैसेस, अगर हम उनको जलाएंगे तो पॉइजनस गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होंगी, वो एक अलग से प्रॉब्लम क्रॉस करेंगी, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप एज swallowed by animals and cows, ठीक है। तो कई बार ये भी चांसेस होते हैं कि प्लास्टिक जो है एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स जैसे डॉग है, काऊ, ये इनको खा जा रहे हैं, उससे उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दीज प्लास्टिक बैग चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन प्रूव फैटल, यानी उनकी डेथ भी हो सकती है उन जानवरों की जो कि ये प्लास्टिक की थैलियां खा जा रहे हैं। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में, अगर उनको जलाया जाए तो पॉइजनस गैस रिलीज होती है, स्ट्रे एनिमल्स उसको खा जाए तो वो मर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसलिए हमें कहा जाता है कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक मैचिंग कराया गया है, ठीक है। तो हम मैच देख लेते हैं, क्या है कि पॉलिएस्टर, ये आंसर है आपका। पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर के फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, यानी सिकुड़ते नहीं है, ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, जो हमारे घरों में नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसके ऊपर जो काले रंग की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, इसी की वजह से हमारा जो कुकवेयर यूज करते हैं नॉन स्टिकी कुकवेयर, वो मतलब चिपकता नहीं है उसके अंदर खाना, ठीक है। तो वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है, उस मटेरियल का नाम टेफ्लॉन है। फिर रेयॉन, रेयॉन क्या है, रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है रेयॉन बनाने का वो है वुड पल्प, ठीक है, सेलुलोज जिसको कहते हैं, वुड पल्प से मिलता है। और नायलॉन क्या है, नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स, क्योंकि नायलॉन बहुत मजबूत होता है तो इसी वजह से इसको पैराशूट्स और स्टॉकिंग, मतलब स्ट्रेचेबल भी होता है, इस वजह से इसको हम जो है स्टॉकिंग्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, इसके ऊपर एक कमेंट करना है। तो क्या है इसका रीजन, क्या है, raw materials for natural fibers are mainly derived from plant and this means cutting of lot of trees। तो जो स्टार्टिंग के रॉ मटेरियल्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए जनरली प्लांट डिराइव्ड होते हैं और इसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं क्योंकि हमें सेलुलोज चाहिए। तो अगर सिंथेटिक फाइबर्स हम बनाएं तो वो क्या है, केमिकल से बनते हैं, तो इसकी वजह से हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और हम बहुत सारे प्लांट्स को बचा सकते हैं, ठीक है। हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे कि हम बता सकें कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह का कुछ सेटअप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम एक बैटरी से एक बल्ब को तार के थ्रू जोड़ देंगे और बीच में जो है हम यहाँ पे एक मेटल की कील लगा देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कील के थ्रू, मेटल की कील के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होकर हमारा ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी की जगह, कील की जगह एक प्लास्टिक का रॉड लगा दें, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो है थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।